नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं हूं दिनेश शर्मा, फिजिक्स की बात में आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के साथ बात साझा करने जा रहा हूं। आज मैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसे एनसीईआरटी में चैप्टर 4 में मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म के अंडर कवर किया गया है। आज उसमें मैं बात करूंगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इन एम्पियर्स सर्किट लॉ। बेसिक्स ऑफ टुडेज टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो जिनके डाउट्स हों दे कैन रेफर बैक टू दोस वीडियोस और वहां से आप अपने बेसिक्स क्लियर करें एंड देन यू कैन कम टू दिस टॉपिक। तो आज हम करने जा रहे हैं इसके एप्लीकेशंस, इसके कुछ हम क्वेश्चंस लेंगे और जो पिछले हमारे कुछ पेपर्स में क्वेश्चन आते रहे हैं कॉम्पिटिटिव में या फिर बोर्ड्स में, हम उनकी बात करेंगे आज। ये कुछ फॉर्मूली हैं सोलेनॉइड और टोराइड। सो हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड एंड वन टोराइड बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्किट लॉ हमने डिराइव किया था। और यहाँ म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट, एंड कैपिटल एन वाज सिंबल फॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन जब हमने बात की थी टोराइड की, वही कॉन्सेप्ट था। सेम फॉर्मूला गोज फॉर टोराइड आल्सो व्हेन वी राइट विद स्मॉल एन, बट व्हेन वी राइट विद कैपिटल एन and radius is given, in that case formula gets modified to be is mu naught capital Ni divided by its circumference, that is 2 pi r length of the loop। और ये हमने कुछ फॉर्मूले किए थे बायट-सेवर्ट लॉ से। आगे बढ़ने से पहले एम्पियर लॉ के बारे में बड़ी क्लियर बात आपके मन में हो जानी चाहिए कि एम्पियर्स सर्किट लॉ में ये जो हमने लूप बनाया था, दिस वाज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ दिस लूप। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ द लूप को मल्टीप्लाई करना होता है एंड दैट शुड बी इक्वेटेड विद म्यू नॉट टाइम्स द करंट। और करंट कौन सा होता है? तो यहाँ पर जो वायर्स इस लूप के अंदर कंटेन्ड हैं, यानी लूप की इस घेराबंदी में जितनी भी वायर्स होंगी, जितने भी करंट कैरी कंडक्टर इस लूप के सर्कमफ्रेंस में आएंगे, ऑल दीज करंट कैरी कंडक्टर दे विल कंट्रीब्यूट फॉर दिस आई। तो हमने जब सोलेनॉइड की बात कही थी, तो वहां पर यदि हमने कहीं पर एक एम्पीरियन लूप लिया था, तो उसके अंदर 1i, 2i, 3i, 4i, 5i, यानी जितने टर्न्स थे हमने उतने टाइम किया था करंट को। क्यों? क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ कहता है कि BL शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम टोटल करंट विच इज पासिंग थ्रू दैट लूप। तो एक कंडक्टर का करंट नहीं लेंगे हम, यहाँ पर जितने कंडक्टर पास कर रहे हैं सभी का करंट हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। तो आइए आज हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और एम्पियर्स सर्किट लॉ के ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो एक वायर के बारे में है कि हमारे पास एक वायर है और इस वायर में से स्टेडी करंट आई जा रहा है, राइट। और इस वायर के किसी पॉइंट पर विच इज लाइंग इन द इंटीरियर और विच इज लाइंग इन द एक्सटीरियर, इन दोनों पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, उसका वेरिएशन कैसा होगा डिस्टेंस के साथ। यदि हम सेंटर से बाहर की तरफ को चलना शुरू करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का और डिस्टेंस का ग्राफ कैसा बनेगा, ये क्वेश्चन है। आइए काम शुरू करते हैं। यहाँ पर इसका रेडियस भी दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर। ए इज द रेडियस ऑफ दिस वायर एंड आई इज द करंट। तो केस नंबर 1 लेते हैं कि व्हेन दिस पॉइंट P is lying outside, so this is say point P, so when point P is outside the wire, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हम एम्पियर्स सर्किट लॉ को यूज करने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले एक एम्पीरियन लूप की कल्पना करनी पड़ेगी, जिस एम्पीरियन लूप की लेंथ को हम इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। आप जानते हैं इस बात को। सो दिस इज अवर एम्पीरियन लूप, एग्री। और इस एम्पीरियन लूप से कितना करंट क्रॉस कर रहा है? इस एम्पीरियन लूप से जो करंट जा रहा है वो आई करंट है। एक ही वायर यहां से जा रही है इस लूप से अंदर से एंटर करके, और मान लेते हैं इस लूप का जो रेडियस है वो r है। सो हियर r इज मोर देन a, ऑब्वियसली वायर के बाहर है ये पॉइंट, तो r इज मोर देन a। सो यूजिंग एम्पियर्स सर्किट लॉ, आप इसको फुल लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। व्हाट वी कैन राइट, b और l का प्रोडक्ट। कैन यू रिकॉल? एम्पियर्स सर्किट लॉ से इस लूप के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट के ऊपर, उसको लूप की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। अब चाहें तो इस स्टेटमेंट को लाइन इंटीग्रल ओवर दिस क्लोज लूप भी लिख सकते हैं। दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस क्लोज लूप, तो वो भी यही मतलब इसका हो जाएगा। एंड व्हाट इज एल? एल इज लेंथ ऑफ दिस लूप, तो दैट विल बी b टाइम्स 2 pi r, because r इसका रेडियस दिया हुआ था, and this is equal to mu naught I, and we get b is equal to mu naught I divided by 2 pi r। b is equal to mu naught I divided by 2 pi r।
I यहाँ पे स्टेडी करंट है, म्यू नॉट एंड 2 पाई कांस्टेंट है, सो वी कैन राइट B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी घटता जाएगा, तो सरफेस के ऊपर फील्ड ये मैक्सिमम होगा, और आगे जाएंगे तो फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। हम क्या देख रहे हैं कि यदि वायर के बाहर कोई पॉइंट है तो जितना दूर वो पॉइंट होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वहां पर कम होगी। तो बात करते हैं सेकेंड केस की, दैट व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द वायर। तो नाउ वी आर टेकिंग केस नंबर 2, एंड केस नंबर 2 में व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड दिस वायर, वायर के जब इंटीरियर में होगा, वायर के अंदर होगा, तो यदि पॉइंट P हमारा यहां पर है तो मान लेते हैं कि दिस इज द एम्पीरियन लूप। तो यदि आप इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, ये सर्कल है इस सिलिंड्रिकल वायर का, हमने क्रॉस सेक्शन लिया, तो दिस इज द एम्पीरियन लूप। दैट मीन एम्पीरियन लूप काफी अंदर है, राइट। वायर काफी बड़ी है, वायर का रेडियस A है, ये ज्यादा है, लेकिन जो हमने एम्पीरियन लूप लिया उसका रेडियस कम है वायर के रेडियस से। इसका मतलब हुआ कि पूरी की पूरी वायर से यदि स्टेडी करंट आई है तो जाहिर सी बात है कि इस पार्ट से कितना करंट जा रहा होगा हमें उसमें इंटरेस्ट है। हमने क्या कहा था, हमें वो करंट लेना है जो एम्पीरियन लूप के अंदर से जा रहा है, उसके बाहर क्या करंट जा रहा है वो हमारे मतलब का नहीं है। यदि कोई करंट बाहर से भी जा रहा है तो हमें इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। इसे एक्सक्लूड कैसे करना है, तो यूनिटरी मेथड से यू कैन डू कि यदि पूरे के पूरे लूप का क्रॉस सेक्शन एरिया पाई ए स्क्वायर है, इफ पाई ए स्क्वायर इज एरिया, तो व्हाट इज करंट? इन दैट केस करंट इज आई। कैन यू गेट इट? सो इफ एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो उस केस में कितना करंट होगा? इन दैट केस वो आई डैश जो होगा दैट विल बी आई डिवाइडेड बाय पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। कैन यू गेट इट? ये हुआ टोटल एरिया पाई ए स्क्वायर, उसमें से कितना एरिया हमें लेना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। जैसे आपके टोटल मार्क्स में से आपके 100 टोटल मार्क्स हैं, आपका कितना स्कोर गया, तो टोटल मार्क्स में टोटल एरिया इज पाई ए स्क्वायर। पाई गेट्स कैंसिल्ड, आई डैश इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक टू फाइंड द करंट विद इन द वायर। जितना ये पॉइंट एक्सिस के नजदीक होगा दैट मीन उसका रेडियस कम होगा, आर कम होगा तो उतना करंट भी कम होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास एक वायर है और हम छोटा सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, करंट काफी कम होगा। थोड़ा बड़ा पार्ट डिस्कस करें, करंट ज्यादा होगा, एंड लाइक दैट। तो यहां पर एम्पियर लॉ को कैसे अप्लाई किया जाए, तो यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, B इंटू एल, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे फिर से हमने B मान ली, और एल इज लेंथ ऑफ दिस लूप। नाउ दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, और यहाँ पे आई है आई डैश, क्योंकि इस लूप में से कितना करंट जा रहा है इस लूप में से हमें बात उसकी करनी है। तो B इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू वाई 2 पाई आर, क्योंकि इस लूप का भी तो रेडियस हमने आर ही लिया हुआ है, एंड दिस इज म्यू नॉट टाइम्स आई डैश विच इज आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, एंड फाइनली वी गेट B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ये तो लिखा ऑलरेडी, इनटू दिस इज आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो हियर 1 r gets cancelled and we are left with B is equal to mu naught I divided by 2 pi a square into r. So this is the relation for the magnetic field at a point which is lying in the interior of this wire. और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, I कांस्टेंट है, बाकी सारे कांस्टेंट हैं, so B is proportional to R. दैट मीन आप एक्सिस से जितना दूर जाते जाएंगे, आपने पॉइंट यहां पे लिया, थोड़ा सा और बढ़ा, फील्ड बढ़ जाएगी, थोड़ा और आगे जाएंगे, फील्ड और बढ़ जाएगी, और आगे जाएंगे, फील्ड और बढ़ जाएगी, यहां पे जाकर सरफेस पे फील्ड विल बी मैक्सिमम। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद इन। तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए B का और R का? सो लेट मी से दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और हम यहाँ पे डिस्टेंस लिखते हैं, तो वायर के सेंटर पे कितना फील्ड होगा? तो जीरो, बिकॉज R इज जीरो, और वहां से बात शुरू करेंगे तो आगे ये फील्ड बढ़ती जाएगी, कब तक? जब तक हम सरफेस पे नहीं पहुंच जाते। और ये हो गया R इज इक्वल टू A, यानी हम वायर के रेडियस तक पहुंच चुके हैं। उसके बाहर क्या देखा था अभी पिछले केस में? इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ विल बी हाइपरबोलिक इन दैट केस। तो पहले ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन एंड देयर आफ्टर ग्राफ विल बी हाइपरबोला। सो दिस इज हाउ द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज देयर with the distance starting from the center. I hope it is clear. अब ये क्वेश्चन टोराइड के फार्मूले का सीधा एप्लीकेशन है।
हमें क्या दिया है कि वी आर हैविंग वन कोर, ये दिख रहा है आपको सर्कुलर, ये कोर है। इस कोर के आसपास एक वायर के टर्न्स को हमने रैप किया हुआ है। इनर रेडियस ऑफ दिस कोर इज 20 सेंटीमीटर, द आउटर रेडियस ऑफ द कोर इज 22 सेंटीमीटर, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस वायर, दिस इज 4200, करंट थ्रू दिस वायर इज 10 एम्पियर। हमारा क्वेश्चन ये है कि इस कोर के विद इन, कोर के एक्सटीरियर में और कोर के इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो पहला चैलेंज तो यहाँ पर यह है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द यूनिट लेंथ कैसे लिए जाए। हम जानते हैं कि व्हाट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द यूनिट लेंथ, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय L, राइट। तो व्हाट इज कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया है हमें 4200, एंड व्हाट इज L, लेंथ ऑफ दिस कोर, दैट इज 2 पाई इंटू r, इसका सर्कमफ्रेंस। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम वही आ गई कि r का वैल्यू क्या लिया जाए। यहाँ पे r का वैल्यू 20 सेंटीमीटर या फिर 22 सेंटीमीटर क्या लिया जाए। तो इसलिए हम यहाँ पर मीन रेडियस निकाल लेते हैं इस टोरॉइड का। तो फॉर दिस टोरॉइड मीन रेडियस कितना होगा, तो मीन रेडियस ऑफ दिस टोरॉइड दैट इज इक्वल टू r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2। तो हम 20 का और 22 का मीन निकालेंगे एंड दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 पाई इंटू 21 कर लेंगे यहाँ पर, और क्योंकि सेंटीमीटर में है तो इसको SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज 0.21 मीटर, and now it is 4200 divided by 2 pi, and this is 21 and 100 goes here, 21 2s are 42, gets cancelled, तो यहाँ पे 1 and 0 0, so this is 10000 by pi, so 10,000 by pi क्या है ये, number of turns in unit length, this will be per meter. So now n is known, you are to find magnetic field, so B is equal to mu naught Ni, this is the formula for magnetic field विद इन दिस कोर। तो पहला हेडिंग देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कोर कितना हो जाएगा। म्यू कितना हुआ, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, व्हाट इज एन, अपने अभी निकाला, 10 रेज पावर 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू करंट इज गिवन, दिस इज 10, यू सॉल्व इट एंड दैट इज द आंसर फॉर द मैग्नेटिक फील्ड विच इज विद इन दिस कोर। और दूसरी बात, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द एम्प्टी स्पेस इन द इंटीरियर ऑफ दिस कोर। तो कोर के जो अंदर वाला पार्ट है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी एम्पीरियन लूप यहाँ बनाएंगे उसमें से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है। तो एज पर एम्पियर्स सर्किट लॉ BDL और BL कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स जीरो, करंट जीरो है इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। और बाहर भी फील्ड जीरो होता है। हमने कहा था कि बाहर यदि एम्पीरियन लूप बना भी लिया जाए तो उस लूप में हर एक टर्न के लिए एक एंड से करंट आ रहा है और एक से करंट जा रहा है, सो नेट करंट विल बी जीरो। तो यहाँ और यहाँ टोरॉइड में फील्ड जीरो होता है और इसके लिए हमने फील्ड को कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, लाइक दिस इज ए हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर, और इस कंडक्टर की जो बॉडी है ना, उस बॉडी के बीच में कहीं पॉइंट P है, and that point can be anywhere at a distance r from the axis of this cylinder। पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए इस सिलिंड्रिकल कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं और वहां पे देखते हैं कि कौन कौन डिस्टेंस कैसे कैसे है। तो हमारे इस सिलिंड्रिकल कंडक्टर में दो सर्कल्स बनेंगे जब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा तो, और इनर सर्कल का रेडियस दिया है हमें, दिस इज A, and the outer circle का radius दिया है B, right? This is given in the question that outer radius of the cylindrical conductor is B and the inner radius is A, और हमें बताना है कि ये एक्सिस है, एक्सिस कहाँ पे हुआ, जो सेंटर है ना ये क्रॉस सेक्शन का, उन सभी क्रॉस सेक्शन को यदि हम उनके सेंटर्स को जोड़ देंगे, दैट लाइन विल बी एक्सिस। तो एक्सिस कहाँ पे होगा, इसके बीचों बीच जो लाइन क्रॉस करेगी दैट इज एक्सिस। अब उस एक्सिस से R डिस्टेंस पे को पॉइंट लेंगे P, this is a point P which is lying within the body of this conductor, इसका कॉपर का मटेरियल है उसके बीच में, यानी यही कहीं बीच में वो पॉइंट P है। तो क्वेश्चन ये है कि वो सभी पॉइंट जो एक्सिस से R डिस्टेंस पे हैं उन सभी पॉइंट्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे किया जाए, अब ये पॉइंट P का लोकेशन कहाँ पे आएगा, समझिए कि एक और सिलिंड्रिकल शेल इसके अंदर मान ली जाए, क्योंकि पॉइंट P एक क्रॉस सेक्शन के सभी पॉइंट पे आ रहा है, अगले क्रॉस सेक्शन के सभी पॉइंट्स पे आएगा। तो यहाँ पे R रेडियस का एक शेल बन रहा है और उस शेल पे जितने भी पॉइंट्स हैं हमें उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मानेंगे एक सिलिंड्रिकल शेल, एंड लेट द सिलिंड्रिकल शेल पासेस थ्रू दिस पॉइंट P।
उसका जो आउटर रेडियस होगा वो r हो जाएगा और जो इनर रेडियस होगा वो a हो जाएगा, राइट। ये है a और ये है r, यानी शेल का क्रॉस सेक्शन एरिया इस डॉटेड लाइन के अंदर अंदर रह रहा है। अब ये शेल कितना करंट एनक्लोज कर रही है, सारा करंट पता था हमें I फॉर B एंड A, लेकिन फॉर R एंड A पर करंट कितना होगा देखना पड़ेगा। तो ये टेक्निक हमने सीखी पिछले क्वेश्चन में, व्हाट इज I डैश, I का कोई रेशियो कोई पार्ट कितना, पाई, और हमें कौन सा रिक्वायर्ड है, वी रिक्वायर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, एंड व्हाट इज टोटल, दिस इज पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फर्क इतना है कि वहां पे सर्कल्स थे और यहाँ पे रिंग है। पहले टोटल वायर पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रिंग का फॉर्मूला एरिया का, और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये करंट हो गया। तो अप्लाइंग द एम्पियर सर्कुलर लॉ, व्हाट वी गेट, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड दिस इज आई डैश, क्योंकि शेडेड पार्ट में से करंट आई डैश है, तो बी इज इक्वल टू दिस इज म्यू नॉट आई डैश डिवाइडेड बाई एल, वी कैन पुट द वैल्यूज। This is mu naught. What is I dash? I dash is I pi and this is R square minus A square divided by this is pi and this is B square minus A square, and L is here 2 pi R. This is length of this loop and pi gets cancelled. We are left with mu naught I R square minus A square by 2 pi R B square minus A square. Sort of this C option is correct option. This is B is mu naught I R square minus A square 2 pi B square minus A square into R. So this is how we can find the magnetic field for the points which are lying within the body of a hollow cylindrical conductor. अब इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करंट एनक्लोज्ड बाय ईच लूप। लूप कहाँ कहाँ पे है, लूप 1 है, लूप 2 है, लूप 3 एंड लूप 4। व्हाट इज द करंट एनक्लोज्ड बाय ईच लूप। क्या कहे थे, व्हाट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ, दिस इज बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये हुआ था म्यू नॉट आई। और क्या कहा था हमने कि जो भी एम्पीरियन लूप होता है ना, उस लूप के अंदर जितने करंट होंगे वो करंट यहाँ पर आई नेट बनाते हैं, राइट। यहाँ दो चीजें हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड में बीडीएल है और यहाँ पर म्यू नॉट आई है। इनमें साइन कन्वेंशन क्या होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ करंट अंदर जा रहे हैं, कुछ बाहर जा रहे हैं, so there must be some sign conventions। तो इस क्वेश्चन में जाने से पहले हम पहले एम्पियर सर्कुलर लॉ के जो साइन कन्वेंशंस हैं उनकी बात करते हैं। ये साइन कन्वेंशंस हमें समझ होंगे तो हम फिर ये इनकमिंग और आउटगोइंग करंट्स को इजीली हैंडल कर पाएंगे। क्लास 11th में हमने ए क्रॉस बी का डायरेक्शन डिसाइड किया था यूजिंग मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। और क्या कहा था कि रोटेशन का सेंस इज इन द क्लॉकवाइज, तो स्क्रू का टिप मूव्स इनसाइड, एंड इफ द सेंस ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन स्क्रू कम्स आउटसाइड, राइट। यानी क्लॉकवाइज यदि हमारा सर्कुलेशन होगा, इफ दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमारी सर्कुलेट हो रही है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसको हम ले रहे हैं नेगेटिव, राइट। और जब क्लॉकवाइज सर्कुलेशन हो रहा है, जब स्क्रू हम क्लॉकवाइज घुमा रहे थे तो क्या हो रहा था, उसका टिप भी अंदर जा रहा था। तो ऑल द करंट्स व्हिच आर गोइंग इनसाइड दे आर आल्सो टेकन टू बी नेगेटिव। दैट मींस all the currents which are into the plane of paper are taken as negative. Currents into the plane of paper, they are taken as negative, right? They are negative. तो negative कौन कौन हुआ, circulation, यानी ये BDL will be negative if it is in the clockwise sense, and current is negative if it is pointing into the plane of paper. यहाँ into the plane of paper जहां जहां क्रॉस लगे हैं वो सारे नेगेटिव आएंगे। और इस लाइन इंटीग्रल को हमने पॉजिटिव कब माना, व्हेन द रोटेशन वाज इन द एंटी क्लॉकवाइज, जब वो स्क्रू का टिप बाहर आ रहा था। तो एक बात तो यहां लिख लें कि ऑल द करंट्स विच आर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, उनको हमने ले लिया पॉजिटिव। और इसी पैटर्न पे लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉजिटिव कब आएगा, व्हेन द सेंस इज एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट इज द साइन कन्वेंशन फॉर करंट, all the incoming currents are taken to be negative, all the outgoing currents are taken to be positive। जो करंट अंदर जा रहे हैं वो नेगेटिव है, जो बाहर आ रहे हैं वो पॉजिटिव है। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ओवर दैट लूप, if it was in the clockwise direction it was taken as negative, but if it was in the anti clockwise direction then it was taken as positive, right। तो यहाँ पे देखें कि कौन कौन से लूप ने कितना कितना करंट एनक्लोज किया। लूप नंबर 1, लूप नंबर 1 में व्हाट इज टोटल करंट, दिस इज I2। देखिए लूप के अंदर जो करंट एनक्लोज है, तो ये बात आपके मन में क्लियर होनी चाहिए कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, दीज आर हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। यानी यहाँ I2 करंट इज कमिंग आउट, I1 करंट इज गोइंग इनसाइड। एनी हाउ लूप 1 में कौन कौन से करंट एनक्लोज हैं, ओनली I2। तो करंट एनक्लोज इज I2, इसका साइन क्या होगा, करंट इज कमिंग आउट, that means this is plus। So current enclosed by the first loop is I2,
तो यदि यहाँ पर हम एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाएंगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में म्यू नॉट टाइम्स I2 आना चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। लूप नंबर 2 में क्या हो रहा है? तो लूप नंबर 2, दिस इज लूप 2 और यहाँ पे दो करंट्स हैं, I1 भी है और ये I3 भी है और दोनों करंट इनसाइड है। ये दैट मीन टोटल करंट हो गया -I1 इनसाइड करंट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर इज नेगेटिव और दूसरा करंट भी नेगेटिव हुआ, ये -I3 हुआ। यानी इस केस में जब भी एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई होगा तो म्यू नॉट टाइम्स -I1 -I3 आएगा। इज इट? बात करते हैं लूप नंबर 3 में क्या हो रहा है। इफ लूप नंबर 3 इज टेकन, दिस इज लूप 3, यहाँ पे तीन करंट्स हैं, दो करंट बाहर आ रहे हैं, दो पॉजिटिव हैं एक नेगेटिव है, so that will be I4 plus I5 and this is minus I3. Can you get? दो करंट बाहर हैं, these are positive and this current is negative. And finally loop number 4, तो बिगर लूप में ये सारे करंट्स हैं, तो यहाँ कौन कौन से पॉजिटिव हैं? I2 is positive, I4 and I5. I2 plus I4 plus I5, these currents are positive और I1 और I3 करंट्स यहाँ पर नेगेटिव है, उनको माइनस कर दिया। तो फाइनली क्या कंक्लूड किया कि जो करंट डॉट से शो कर रखे हैं दे आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, उनको लिया पॉजिटिव, और जिन करंट्स को क्रॉस से शो किया है वो करंट वायर में से इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंटर हो रहे हैं, उनको लिए हमने नेगेटिव। राइट? तो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ के लिए हमने जो फर्स्ट डे बेसिक कंडीशंस कहे थे, उन कंडीशंस को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। तो जब भी हम किसी एम्पीरियन लूप की बात करते हैं तो जो हम ये दिखा रहे हैं सर्कल, यही तो है इंटीग्रेशन पाथ, और इस इंटीग्रेशन पाथ के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट शुड बी अलोंग दैट इंटीग्रेशन पाथ। तभी हमने बी को एल से मल्टीप्लाई किया था और म्यू नॉट टाइम टोटल करंट विच इज कंटेन्ड विद इन दिस लूप। लेकिन इस सेक्शन में यदि किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट पैरेलल टू द पाथ, दैट मीन्स कहीं पर फील्ड यहाँ को है और पाथ यहाँ पे आ गया, या फिर पाथ यहाँ पे है फील्ड यहाँ पर आ गई, तो उस पार्ट में, उस पोर्शन में एम्पियर सर्कुलर लॉ में वो पाथ इंक्लूड नहीं करते हम। तो ऐसा हमने कहाँ देखा था? इन सोलेनॉइड व्हेन वी सिलेक्टेड द एम्पीरियन लूप, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वाज अराउंड दिस लाइन। तो वहां पर यदि ब्लाइंडली हम सीधा यहां से शुरू हो जाएं और सारे के सारे पाथ का लाइन इंटीग्रल ले लेते हैं तो गलत हो जाएगा। ओनली दैट पार्ट इज इंक्लूडेड इन द लाइन इंटीग्रल जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू दिस पाथ। राइट? जैसे ए बी सेक्शन था वहां पे पैरेलल थी, वही पार्ट आया था। जिन पार्ट्स में लाइन इंटीग्रल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और कहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू लाइन इंटीग्रल, उन पार्ट्स ने लाइन इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट नहीं किया था, और जहां फील्ड है ही नहीं उन पार्ट्स ने भी लाइन इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट नहीं किया था। क्या देख रहे हैं कि एम्पियर सर्कुलर लॉ में सिलेक्शन ऑफ पाथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक वायर है जिसका रेडियस दिया है आपको, रेडियस ऑफ वायर इज ए। तो ये मान लेते हैं वायर है और ये है इस वायर का एक्सिस, और रेडियस ऑफ दिस वायर इज ए। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट a/2 बिलो द सरफेस। तो इस पॉइंट से यहां पर, ये सरफेस से a/2 डिस्टेंस नीचे, यानी इस पॉइंट के ऊपर, और a/2 अबव द सरफेस, इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उनका रेशियो क्या होगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो यहाँ पर हमें P और Q की मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताना है। अब सोचिएगा दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए सेम फॉर्मूला होगा? बिल्कुल नहीं। हमने आज पहले भी किया था लेक्चर में कि यदि पॉइंट विद इन है तो उसका फॉर्मूला हमने कुछ और किया था, क्योंकि वहां पर जो करंट एनक्लोज होगा वो करंट एनक्लोज चेंज हो जाएगा। याद आया? कुछ आज ही किए थे। इस पार्ट में से कितना करंट है, कितना करंट एनक्लोज है। तो पहले बात करते हैं एट पॉइंट P। तो पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? हमने आज ही किया था कि B कितना होता है, दिस इज म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई a स्क्वायर। A इज द रेडियस ऑफ द वायर और ये R क्या है? R इज द रेडियस ऑफ दिस एम्पीरियन लूप। अब हमारे केस में रेडियस इज A, अपर पार्ट इज a/2, तो ऑब्वियसली रेडियस भी a/2 ही रह जाएगा। सो दिस इज a/2, so we can put the value, so that becomes mu naught I, this is a/2 and this is 2 pi a square. So a gets cancelled and we are left with mu naught I divided by 4 pi a. तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट P पर जो यहाँ जैसे है, एक्सिस और सरफेस के बिल्कुल बीच में, a/2 ही उसका अपर डिस्टेंस और a/2 ही उसका लोअर डिस्टेंस। लेकिन पॉइंट Q पे कितना फील्ड होगा वो इससे डिफरेंट होगा। एट पॉइंट Q उसका भी हमने आज किया था ड्राइव फार्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ दिस एम्पीरियन लूप व्हिच इज पासिंग थ्रू पॉइंट Q। तो B कितना हुआ? दिस इज म्यू नॉट I, दिस इज 2 पाई, एंड R कितना हुआ?
सरफेस से कितना डिस्टेंस है a/2, और यहाँ एक्सिस से भी है a। हमें तो इस पूरे के पूरे एम्पीरियन लूप का रेडियस चाहिए ना, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया ये a, आगे a/2, और दिस इज 1a एंड हाफ है, दिस इज 3/2a, दिस इज 3/2 into a, 2 gets cancelled, this is mu naught I divided by 3 pi a। तो ये हो गया हमारा दूसरा फील्ड। अब पहले बिलो वाले का, तो दिस इज टू दिस, तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो गया, तो रेशियो इज mu naught I divided by 4 pi a divided by mu naught I by 3 pi a। दिस इज द फील्ड एट द आउटर पॉइंट। तो ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, दैट बिकम्स 3:4। तो 3:4, सो ऑप्शन नंबर सी इज अगेन राइट। तो हमने किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड को डील करने के लिए दो लॉ सीखे। नंबर 1 वाज बायट-सावर्ट लॉ, नंबर 2 वाज एम्पियर-सर्कुटल लॉ। और जो लेटर जिसकी हम बात कर रहे थे आज, एम्पियर-सर्कुटल लॉ इज एप्लीकेबल जहां पर सिमेट्री है, किसी भी वायर में, किसी लूप में, या किसी सिलिंड्रिकल वायर में, हॉलो है चाहे सॉलिड है, जहां पर सिमेट्री होगी वहां पर वी कैन अप्लाई दिस एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। और इसको अप्लाई करने में कुछ प्रिकॉशंस थे, इसमें कुछ टेक्निकल बातें थी, वो सारी डिस्कस की। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज टेक केयर।